गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th का साइंस चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन प्लांट। किस तरह से प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो लिविंग थिंग्स होते हैं अपने ही जैसे यंग वन को रिप्रोड्यूस करते हैं। जिस तरह आपकी नानी ने आपकी मम्मी को प्रोड्यूस किया, मम्मी ने आपको प्रोड्यूस किया, इसी तरीके से प्लांट्स भी होते हैं जो अपने ही जैसे यंग वन, अपने जैसे ही दिखने वालों को प्रोड्यूस करते हैं। एनिमल्स हो, ह्यूमन बीइंग हो, प्लांट हो, सभी रिप्रोडक्शन प्रोसेस को शो करते हैं। अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगा तो हमारी जो स्पीशीज़ है या फिर जो हम है वो हमारी जो स्पीशीज़ वो लाइफ अर्थ पे कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। जैसे कि प्लांट्स है, न्यू प्लांट प्रोड्यूस थ्रू जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, न्यू प्लांट जो होते हैं जब सीड्स की जर्मिनेशन, जब सीड डेवलप करता है न्यू प्लांट के अंदर तभी ग्रोथ करते हैं। पर कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, हमें सीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, विदाउट सीड्स भी प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। कई तरह के प्रोसेस होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। फर्स्ट होता है रिप्रोडक्शन बाय सीड्स, सेकंड होता है रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, देन होता है रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ऑन द पेज क्लास। नाउ वी स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शन बाय सीड्स। किस तरीके से रिप्रोडक्शन होती है वो सीड्स के थ्रू होता है। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कि बियर करते हैं फ्लावर ब्लूम करते हैं, उनके पेटल ड्राई ऑफ जाते हैं, देन उसके अंदर स्मॉल फ्रूट निकलता है। मतलब कि जितने प्लांट उनके जो फ्लावर्स होते हैं एक टाइम के बाद क्या होते हैं, खिलने के बाद अपने सारे पेटल को वो ड्राई ऑफ करके झड़ जाते हैं और फिर इसके अंदर फ्रूट निकलता है। वही फ्रूट बड़ा होता है और उसके अंदर के जो सीड्स होते हैं उसके थ्रू ही न्यू प्लांट डेवलप होता है। कुछ सीड्स होते हैं जो मैच्योर नहीं होते हैं कि वो प्लांट के अंदर ग्रो कर पाए। क्योंकि उनको प्रॉपर कंडीशन जो विंड, रेन, मॉइस्चर, वार्मथ चाहिए होता है वो उनको नहीं मिलता है। कुछ सीड्स होते हैं जिनको सारी कंडीशन मिलती है, उसके बाद ही प्लांट के अंदर ग्रो कर पाते हैं। तो मेन होता है कि सीड्स को सारी कंडीशन मिले, एटमॉस्फेयर मिले जिसके थ्रू वो ग्रोथ करे और न्यू प्लांट में डेवलप हो। हम इन कंडीशन के बारे में आगे पढ़ेंगे। नाउ वी डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ सीड्स। क्योंकि सीड्स के थ्रू ही प्लांट रिप्रोड्यूस होता है तो इसके हम पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये आपकी सीड्स की इमेज है, आप ध्यान से देखिए। ये बेबी रूट है, ये बेबी शूट है, ये कॉटिलेडन है, ये बेबी प्लांट है और ये इसकी आउटर कवरिंग जिसे हम सीड कोट बोलते हैं। जो सीड होता है फर्स्ट थिंग क्या आती है, सीड कोट, जो कि सीड को कवर करके रखता है, सीड को प्रोटेक्ट करके रखता है। यही सीड को बाहर के एनवायरनमेंट से भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, टू कॉटिलेडन्स होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, बेबी प्लांट का फूड होता है जिसको अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट के लिए प्लांट जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। इसी के अंदर से हमारा जो अब दिखाई दे रहा है ये रूट्स निकलता है या शूट निकलता है और प्लांट इसके अंदर से ही डेवलप होके बाहर की तरफ हमें शो होता है। सीड कोट का मेन काम क्या है, प्लांट की सीड को प्रोटेक्ट करना। सीड्स कई तरीके के अलग साइज़ के भी होते हैं, जैसे कि आप अगर मैंगो का सीड देखोगे वो बड़ा होता है, अगर आप वीट देखोगे तो वो भी सीड है, वो बिल्कुल छोटा होता है। इस तरीके से अलग अलग तरह के अलग कलर्स के अलग साइज़ के हमें सीड्स दिखते हैं। कुछ सीड कोट को हम रिमूव करते हैं, उसके बाद हमें क्या दिखता है, फ्लैशी सीड लीव्स, जिससे हम क्या बोलते हैं, कॉटिलीडन। उसी कॉटिलीडन के अंदर बेबी प्लांट का फूड स्टोर होता है। कुछ सीड्स के अंदर क्या होते हैं, टू कॉटिलीडन होते हैं जिससे हम क्या बोलते हैं, डाइकोट। क्या बोलते हैं, डाइकोट। एग्जाम्पल क्या है, ग्राम और पीस। और कुछ सीड्स क्या होता है, उसके अंदर वीट, मेज, राइस ऐसे सीड्स होते हैं जिसके अंदर सिंगल कॉटिलीडन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोकोट। क्या बोलते हैं, मोनोकोट। हाँ, यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है, अगर आप किडनी में राजमा को पूरी रात पानी में भिगो के रखते हैं, अगली मॉर्निंग आप देखते हैं तो क्या होता है, जो सीड होता है वो थोड़ा आपको मतलब थोड़ा मोटा दिखाई दे रहा है। क्योंकि इससे सारा का सारा वाटर अपनी इस ओपनिंग के थ्रू क्या कर लिया है, एब्जॉर्व कर लिया, इसलिए हमें वो रात की कंपैरिजन अब थोड़ा मोटा दिखाई दे रहा है। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, जब वो जो सीड होता है वो स्वैलन हो जाता है, सूझा मोटा हो जाता है, उसके बाद उसकी कवरिंग होती है वो आराम से हम हटा सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। नाउ वी स्टडी अबाउट जर्मिनेशन ऑफ सीड की किस तरीके से सीड जर्मिनेट होते हैं।
जब एक सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलती है देन वो ग्रो करता है बेबी प्लांट के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, सीडलिंग। अभी तक हमने ये पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या होती है, सीड के थ्रू होता है फर्स्ट। उसके बाद हम सीड के पार्ट्स के बारे में पढ़ा। अब ये बात करें कि सीड भी आगे प्लांट में कैसे चेंज होगा, जब उसको फेवरेबल कंडीशन, सारी कंडीशन उस प्लांट को मिलेगी देन उसके बाद जो उसमें वो डेवलप होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सीडलिंग बोलेंगे। जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक सीड डेवलप होता है सीडलिंग के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन की कंडीशन चाहिए होती है हमें एयर। जिस तरह हम ह्यूमन बींग्स को एयर चाहिए, इनहेल करते हैं और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए प्लांट को भी अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, वार्मथ की ज़रूरत होती है। जब हमें उन्हें एयर और मॉइस्चर मिलता है सीड को, उससे क्या होता है, जो सीड कोट होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और ब्रेक हो जाता है। देन उसके अंदर से क्या निकलता है, बेबी प्लांट। जब उसको वार्मथ मिलती है तो सीड एक्टिव होता है। देन और सीड को और कंडीशन जब मिलती है, इसके बाद क्या चाहिए होता है, इनको सॉइल चाहिए था ग्रोथ करने के लिए। आपने देखा होगा अपने गाँव में या फिर कहीं पर भी कि जब भी हम प्लांटिंग करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, सीड को बुरी करते हैं सॉइल के अंदर। अगर सॉइल प्रॉपर नहीं होगी तो हमें क्या होगा, हमारा जो सीड है वो प्लांट के अंदर ग्रोथ नहीं करेगा। ये एक्टिविटीज़ आपको दिखा रहा है कि किस तरह से बॉल ए, बाउल बी, बाउल सी, बाउल डी है। ये एक्टिविटी आपको खुद पढ़नी है और बतानी है मुझे, और आप मुझे बताएंगे कुछ प्रॉब्लम होगी कि आपको इससे रिलेटेड, तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्न द पेज। स्टेज ऑफ सीड जर्मिनेशन। अब हम किसकी बात करेंगे, स्टेज ऑफ सीड जर्मिनेशन। हमें सीड मिल गया, सीड ने डेवलप किया सीड के। अब उसके बाद क्या होगा कि सीड के थ्रू डेवलप कैसे होगा एक कंप्लीट प्लांट। सीड when absorb water through the hole, on absorbing water the seed swell and the seed coat to become soft, a small root come out of the seed breaking the soft seed coat। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये ओपनिंग दिखाई दे रही होगी। इस ओपनिंग के थ्रू क्या होता है, जो सीड होते हैं वाटर को एब्जॉर्व करते हैं और इससे क्या होता है, ये स्वेल मतलब और मोटा हो जाता है, फूल जाता है। और फूलने बाद क्या होता है, जो इसकी कवरिंग होती है ना, आपको दिखाई दे रही है ब्राउन कलर की, ये कवरिंग हट जाएगी। देखो अगले स्टेज पे आप दिख रहा है आपको, ये कवरिंग आपकी हट गई है और उसके अंदर से क्या दिख रहा है आपको, ये ग्रीन कलर का पार्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडिकल। क्या बोलते हैं, रेडिकल, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करता है। डाउनवर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलेंगे रेडिकल, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहा है। फर्स्ट क्या होगा, सीड ने वाटर को सोक किया, वाटर को सोक करने के बाद उसकी जो सीड कोट थी वो सॉफ्ट हुई और ब्रेक हो गई। देन ब्रेक होने के बाद उसके अंदर का जो रूट है, रेडिकल है, वो बाहर निकल रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ को शो कर रहा है। आफ्टर लेटर हम क्या शो देखेंगे कि उसके बाद में उसके ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ क्या शो कर रहा है, शूट, प्लूमूल जिसे हम बोलते हैं, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है, ग्रोथ शो कर रहा है। और देन आफ्टर उसके बाद हमें कंप्लीट प्लांट देखने को मिल रहा है, जिसके प्रॉपर रूट है एंड प्रॉपर शूट है। और कुछ टाइम बाद उसके अंदर क्या होता है, लीफ भी ग्रोथ करते हैं। It grows downward. The seed with a small root and shoot is called seedling। जो हम ये स्मॉल पार्ट देखने को मिल रहा है, इसके अंदर रूट भी है और शूट भी है, हम क्या बोलते हैं, सीडलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्लास, सीडलिंग। ये सीडलिंग क्या होता है, इसके अंदर कॉटलिड, द सीडलिंग गेट्स फूड फ्रॉम द कॉटलिडन सीड। जब तक वो सीड रहता है तब तक उसे फूड कहाँ से मिलता है, कॉटलिडन से मिलता है। जैसे बेबी प्लांट ग्रो करता है उसकी लीव्स निकलने शुरू हो जाते हैं। देन जो लीव होते हैं वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस का, जिसके अंदर वो प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। देन हमें उन कॉटलिडन की जरूरत नहीं पड़ती है फूड प्रिपरेशन के लिए, और वो कॉटलिडन ड्राई अप होकर फॉल डाउन हो जाते हैं और सीड डेवलप हो जाता है न्यू प्लांट के अंदर। ये आपका सेकंड प्रोसीजर है जो कि आपको ट्राई करना है, ट्राई करना है। देन हम बात करेंगे सीड डिस्पर्सल, किस तरीके से हम सीड को दूर दूर प्लेस तक डिस्पर्स करते हैं, दूर दूर भेजते हैं। जैसे कि एक प्रोसेस के अंदर हम सीड को डिस्पर्स करते हैं, उसकी मदर प्लांट से दूर तक लेके जाते हैं, दूर तक जाता है खुद ही बाय नेचर, उससे हम बोलते हैं सीड डिस्पर्सल। अब सीड को डिस्पर्स करने की जरूरत क्यों होती है, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि एक रोटी है, रोटी या ब्रेड या पिज़्ज़ा आप कुछ भी ले लो, मान हम पिज़्ज़ा ही ले लेते हैं, सबको पसंद भी है पिज़्ज़ा। एक पिज़्ज़ा को खाने वाले आपके घर में 4 लोग हैं, ठीक है। अब आपके कुछ 4 फ्रेंड्स और आ गए। पहले आप 4 लोग थे, उसके 4 पार्ट्स होते हैं, आप सबको खाने को मिल जाता है। पर जब 4 फ्रेंड्स आपके और आ गए तो अब कितने लोग हो गए, 8 लोग हो गए। मतलब उसी पिज़्ज़ा के कितने पार्ट होंगे, 8 पार्ट होंगे। मतलब कि अब आपको उस पिज़्ज़ा का छोटा सा पार्ट खाने को मिलेगा। इस तरीके से सीड्स के अंदर भी होता है, जब बहुत सारे सीड्स एक ही जगह पे होंगे, कलेक्टिव होंगे, तो उससे क्या होगा, जो हमें एयर, वाटर, लाइट, स्पेस और न्यूट्रिएंट चाहिए होता है सीड्स को ग्रोथ करने के लिए, उसके अंदर क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा। और बाकी और जितना एक सीड को चाहिए होता है लाइट, स्पेस, न्यूट्रिएंट
है वाटर, वो उसको कम मिलेगा और जर्मिनेशन करने में प्रॉब्लम होगी, जर्मिनेट वो करेगा नहीं। इसलिए हमें सीड्स को डिस्पर्स करना ज़रूरी होता है, और इसके लिए कुछ डिस्पर्सल एजेंट जो कि इसको डिस्पर्स करते हैं कौन कौन होते हैं, विंड, वाटर, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, ये सब के सब क्या होते हैं, इन्हें हेल्प करते हैं सीड्स को डिस्पर्स करने में, ताकि सारे के सारे सीड्स ग्रोथ कर सकें। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय विंड्स, विंड्स के थ्रू कैसे डिस्पर्सल होता है। फर्स्ट क्या होता है, विंड के थ्रू वही सीड डिस्पर्स करता है जो कि बहुत ही लाइट और स्मॉल साइज होते हैं और बहुत ही लाइट वेट होता है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कॉटन सीड है, मदार सीड, आप पिक्चर देख सकते हैं, ये डैंडेलियन सीड है, कॉटन सीड है, ये क्या होते हैं, बिल्कुल लाइट वेट होते हैं और इसलिए ये ईजिली विंड के थ्रू डिस्पर्स ऑफ हो सकते हैं। देन वी स्टडी अबाउट डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय वाटर, वाटर के थ्रू किस तरह डिस्पर्सल होता है। वाटर में एक एजेंट है डिस्पर्स करने का, जैसे कि कॉटन सीड्स होते हैं वो स्पॉन्जी होते हैं, हॉलो होते हैं साइड से, और वाटर के अंदर ईजिली फ्लोट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, वाटर, रिवर, सीज, ओशन, इन सब के थ्रू उनके सीड्स फ्लोट करते हैं और फिर दूर दूर प्लेस तक पहुँच के वहाँ भी इनका में कोकोनट के ट्रीज देखने को मिलते हैं। डिस्पर्सन ऑफ सीड्स बाय एनिमल, एनिमल के थ्रू भी डिस्पर्शन होता है, कि कई बार कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि फ्रूट्स को खाते हैं और कहीं भी सीड्स को स्पिट ऑफ कर देते हैं, जिससे कि जहाँ पे उस सीड गिरता है उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो ग्रोथ करता है। कुछ सीड्स कुछ स्क्वैल्स होते हैं जो कि टेक नट टू द हाइड वे प्लेसेस, आपने देखा होगा स्क्वैल्स होते हैं अपने नट को छुपाते हैं मिट्टी के अंदर, जब वो अपने नट्स को मिट्टी के अंदर छुपाते बुरी कर देते हैं और उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तब वो क्या होता है, नट ग्रो करता है न्यू प्लांट के अंदर। जैसे कि ज़ैंथियम और टाइगर नेल क्या है, ये भी ऐसे ही प्लांट्स हैं जो कि डिस्पर्स होते हैं एनिमल्स के थ्रू। कुछ होते हैं बर्ड्स के थ्रू डिस्पर्स होते हैं इनकी बीक के थ्रू, कुछ इनके एनिमल्स की जो हेरी बॉडी होती है उस हेयर्स में चिपक जाते हैं और जहाँ भी ड्रॉप होते हैं, जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, मॉइस्चर वार्मथ वाटर सब चीज़ें मिलती हैं, कंडीशन मिलती है, दैन वो ग्रोथ करते हैं। अब ये बात याद रखना कि एनिमल ने डिस्पर्स ऑफ तो कर दिया, पर जब तक उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी वो न्यू प्लांट के अंदर ग्रोथ नहीं करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, उसको डिस्पर्स ऑफ करना, सेकंड कंडीशन क्या है, उसको फेवरेबल कंडीशन मिले जिसमें वो ग्रोथ कर सके। अब आते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन मतलब होता है कि बर्स्ट ऑफ करना, जिस तरह क्रैकर्स होते हैं बर्स्ट ऑफ होते हैं, इस तरीके से प्लांट भी होते हैं वो बर्स्ट होते हैं, फूटते हैं, और उससे क्या होता है, जब वो बर्स्ट होते हैं तो एक्सप्लोजन के थ्रू उनके सीड्स होते हैं बहुत दूर दूर तक प्लेस तक जाके गिरते हैं, जैसे कि पी, लेडी फिंगर, टमारिन, ये कुछ एग्जाम्पल है इस टाइप के प्लांट्स की। अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था, आपको याद है कि फर्स्ट था रिप्रोडक्शन बाय सीड, सीड के थ्रू किस तरह रिप्रोडक्शन होता है। सेकंड हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये प्लांट के ही पार्ट से किस तरीके से न्यू प्लांट डेवलप होते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन बाय रूट्स की, कि जो रूट्स होते हैं जैसे कैरेट, डालिया, बीटरूट, रेडिश, टर्निप, इन सब में क्या होता है, जो न्यू प्लांट होते हैं वो इन्हीं के प्लांट के रूट से ही डेवलप होते हैं। क्योंकि इन प्लांट जो कैरेट और पोटैटो टाइप के प्लांट होते हैं वो अपना फूड कहाँ स्टोर करते हैं, रूट के अंदर स्टोर करते हैं, और जब उस रूट को सॉइल के अंदर प्लांट करते हैं देन क्या होता है, न्यू प्लांट ग्रोथ करता है। मैं बताया था आपके जो सीड होते हैं, सीड के अंदर ही सीड के अंदर जो कॉटिलिडन होते हैं वो अपने अंदर फूड स्टोर करते हैं, जिसकी तरह क्या होता है, सीड की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। अब इसी तरह जब कैट और स्वीट पोटैटो अपना फूड रूट में स्टोर करते हैं तो देन जो रूट फूड स्टोर करता है पार्ट वो न्यू प्लांट में डेवलप हो सकता है। अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन बाय स्टेम की, स्टेम के थ्रू किस तरह रिप्रोडक्शन होता है, ऑनियन, पोटैटो, जिंजर, ये सब एग्जाम्पल है अंडरग्राउंड स्टेम के। हमें पता है कि स्टेम वो शूट का पार्ट है, अब वो सॉइल के ऊपर होता है शूट, पर ये कुछ प्लांट ऐसे जिनके स्टेम क्या होते हैं अंडरग्राउंड सॉइल के नीचे होते हैं, बिलो द सॉइल होते हैं, और इन प्लांट्स के ऊपर या फिर इनके स्टेम के ऊपर कुछ आइज़ होती है, जब उन आइज़ को हम कट करके मिट्टी के अंदर सॉइल के अंदर बोरी करते हैं दैन उन बर्ड के थ्रू, उन आइज़ के थ्रू न्यू प्लांट सुटेबल कंडीशन मिलने के बाद ग्रोथ करता है। अब बात करेंगे द पीसेस ऑफ स्टेम, व्हेन अ पीस ऑफ अ मैच्योर स्टेम प्लांट इन द सॉइल एंड वाटर रेगुलेट, जब हम उसी स्टेम को करके उस आइस को कट करके प्लांट के अंदर बोरी करते हैं और उसे हम सॉइल के अंदर बोरी करते हैं और वाटरिंग करते हैं, दैन उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर से डेवलप होता है रूट और उसके स्टेम ग्रो करते हैं न्यू प्लांट के अंदर। द पीसेस ऑफ स्टेम आर कॉल्ड स्टेम कटिंग, जो स्टेम के पीसेस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेम कटिंग बोलते हैं। और स्ट्रॉबेरी प्लांट के जो लॉन्ग स्टेम होते हैं वो ग्राउंड के थ्रू ही रन करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं। और रनर के थ्रू भी क्या होता है, जो एंटीपो रनर होती है वो प्रोड्यूस करते हैं बर्ड और देन वो डेवलप होते हैं न्यू स्टेम के अंदर, सॉरी न्यू प्लांट के अंदर, जिसकी आपको पता है रिप्रोडक्शन बाय ये स्टेम के थ्रू रिप्रोडक्शन है। अब बात करें रिप्रोडक्शन बाय लीव्स, कुछ लीव्स होते हैं उनके बर्ड्स होते हैं मार्जिन पे, बिल्कुल एंड पॉइंट पे उनके क्या होते हैं, बर्ड्स कुछ कलियाँ सी होती हैं, उन बर्ड्स के थ्रू ही न्यू प्लांट ग्रोथ करता है, जैसे कि बिगोनिया और बैफाइलम इसका एग्जाम्पल है।
अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपने स्पोर्स जो होते हैं कैसे होते हैं, राउंड, स्मॉल और लाइट होते हैं, स्मॉल से पार्ट्स होते हैं स्पोर्स, और कि ईजिली डिस्पर्स होते थे अलग अलग डायरेक्शन के अंदर। और स्पोर्स से फंगी होता है, मशरूम, अपने ब्रेड को फंगी देखी होगी ना, वो स्पोर्स के थ्रू ही क्या होता है, वो हमारे जो एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और जब जो कंडीशन मिलती है जैसे कि ब्रेड को अगर हम बाहर रख देंगे तो ब्रेड के ऊपर ही जब उनको फंगी को फेवरेबल कंडीशन मिलती है देन वो स्पोर्स के थ्रू ही इस पर डेवलप होते हैं। ये सेकंड प्रोसीजर है, आपको ट्राई करना है इसे सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, एग्रीकल्चर। हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है। द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल प्लान मैनर फॉर फूड एंड अदर पर्पज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। जब हम प्रोडक्शन करते हैं किसकी, प्लांट को एक तरह से प्लान मैनर को बिल्कुल अच्छी तरीके से प्लान, एक योजना बना के अच्छी तरह प्लान करके जब हम बहुत सारे क्रॉप्स को एक साथ प्लांट करते हैं, किस पर्पज़ के लिए, फूड के पर्पज़ के लिए या फिर अदर पर्पज़, मार्केटिंग करने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, उससे हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। कुछ स्टेप्स की हम बात करते हैं। क्रॉप्स, जब हम एक सेम काइंड के प्लांट को लार्ज स्केल पे पर्टिकुलर प्लेस पर्टिकुलर टाइम पे ग्रो करते हैं, इसे हम क्रॉप बोलते हैं। मतलब कि हम बहुत सारे प्लांट को एक ही तरह से वीट ले लिया, राइस ले लिया, किसी भी तरह के प्लांट को जब हम एक साथ एक ही प्लेस पे ग्रोथ करते हैं पर्टिकुलर टाइम पे, उसे हम क्रॉप बोलते हैं। दो टाइप के क्रॉप होते हैं, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप जो होते हैं वो समर सीजन में ग्रो करते हैं, रबी क्रॉप होते हैं वो विंटर सीजन में ग्रो करते हैं। खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल क्या है, मेज़, बाजरा, राइस, और रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है वीट एंड बार्ली। सूटेबल सीज़न, अगर कुछ प्लांट्स होते हैं उनको क्या होता है, सूटेबल सीज़न चाहिए, वो पूरे साल ग्रोथ नहीं कर सकते, पूरे साल ग्रोथ शो नहीं कर सकते हैं। और अगर उनको क्योंकि पर्टिकुलर सीज़न में क्या होता है, जैसे कि समर सीज़न होता है उसमें गर्मी ज़्यादा होती है, मानसून में बारिश होती है, विंटर में सर्दी होती है, इस तरह के अलग अलग सीज़न अलग अलग कंडीशन होती है। इस तरह से हर एक प्लांट को पर्टिकुलर रेनफॉल, टेम्परेचर चाहिए होता है एक गुड क्रॉप में ग्रोथ करने के लिए। इस तरीके से खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप अलग अलग सीज़न में हमें मिलते हैं। नाउ इज सॉइल इज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो सॉइल है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, क्योंकि अगर प्रॉपर सॉइल नहीं मिलेगी तो हमारा प्लांट जो है ग्रोथ नहीं करेगा। जिस तरह हम फूड खाते हैं तो हम फूड किस लिए खाते हैं, पेट भरने के तो खाते नहीं हैं, उस फूड से हमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट, हमारी बॉडी की ग्रोथ, सेल्स को डेवलप करना, बॉडी को डिसीज से फ्री रखना, इस टाइप की जो रिक्वायरमेंट होती है उस टाइप की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें सॉइल चाहिए होती है। अलग अलग टाइप के प्लांट अलग टाइप के सॉइल में ग्रोथ करते हैं। इस तरीके से सॉइल क्या होता है, वो प्लांट की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता है, उसके न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता है। अलग अलग टाइप के सॉइल में अलग अलग टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हम अलग पढ़ेंगे कि जब वीट और मेज होता है उसे क्या चाहिए होता है, एलुवल सॉइल, जो कि बहुत ही रिच होता है ह्यूमस और न्यूट्रिएंट। इसको हम हिंदी में जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। जलोढ़ मिट्टी, एलुवल सॉइल एक ऐसी सॉइल होती है जो कि बहुत ही रिच होती है, बहुत ही फर्टाइल होती है, और वीट और मेज ऐसे ही टाइप के सॉइल में ग्रो करते हैं। राइस क्या होती है, वो लोमी और क्ले सॉइल में मिलती है, जो कि बहुत सारे वाटर को होल्ड करता है, और जूट भी इस तरह के, क्योंकि जो लोमी और क्ले सॉइल है उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और राइस भी ऐसा प्लांट जिसके अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, इसलिए राइस जो होता है वो क्ले और लोमी सॉइल में ही ग्रोथ करता है। बाजरा और ज्वार एक ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि सैंडी सॉइल, क्योंकि सैंडी सॉइल क्या होता है, वो ज़्यादा वाटर को वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, इसलिए बाजरा ज्वार भी ऐसे प्लांट जिसके अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती है। टी प्लांट जो होता है वो हिली रीजन में पाया जाता है। कोकोनट होता है जो कोस्टल रीजन साउथ साइड में पाया जाता है बहुत ज़्यादा। कॉटन और ग्राउंड नट्स होते हैं जो कि ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी होती है, उसी के अंदर ही कॉटन और ग्राउंड नट्स को हम ग्रो करते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टेप्स टू बी फॉलोड। हमने बात कर ली एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर या फार्मिंग करते वक्त, क्रॉपिंग करते वक्त हमें किस टाइप, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, तो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। हम फर्स्ट क्या है हमारा, प्लॉइंग द फील्ड। प्लॉइंग द फील्ड मतलब क्या था, खेतों को जोतना है, फिर उसकी मिट्टी को लूज़ करना, बिल्कुल टर्न अप करना ऊपर से नीचे। इससे क्या होता है कि जब हम मिट्टी को टर्न करते हैं ऊपर से नीचे तो उससे क्या होता है, फ्रेश न्यूट्रिएंट मिलता है अपर वाले लेयर को, और जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो उससे बिल्कुल हट जाते हैं जड़ से, क्योंकि कुछ कई सारे प्लांट होते हैं जो कि फार्मिंग करते वक्त प्लांट्स के साथ होते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए होते, पर वो हमें नहीं चाहिए होते हैं, और वो क्या करते हैं,
जो न्यूट्रिएंट का जो भी मिनरल्स देते हैं प्लांट्स को, वो वीड भी यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि जो प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है, तो इसलिए हमें इस वीड्स की ज़रूरत नहीं होती है। और जब भी हम प्लॉइंग करते हैं उसके थ्रू क्या होता है, जो वीड्स होते हैं ये अपरूट मतलब वहाँ से हट जाते हैं। सॉइल को एरिएट करता है, मतलब कि हेल्प करता है स्पेस बनाने में, ताकि जिसके थ्रू सॉइल जो इनहेल कर सके। और रूट को भी हेल्प करता है कि डीपर सॉइल में जाके अच्छी तरह से सॉइल को होल्ड करके रखे। सेकेंड स्टेप क्या है, सोइंग द सीड, कि हम प्रोसेस प्लांटिंग हेल्दी सीड इन द सॉइल, कि हम सॉइल के अंदर अच्छे हेल्दी सीड्स का ग्रोथ करें। हेल्दी सीड्स को क्यों ग्रोथ करेंगे, क्योंकि हम सीड्स हमारे हेल्दी नहीं होंगे तो इससे क्या होगा, हमें जो प्लांट्स होंगे वो भी हमें हेल्दी नहीं मिलेंगे। एडिशन ऑफ मैन्योर फर्टिलाइजर, प्लांट्स की नीड होती है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल की, जो नीड कैसे पूरी होती है, इन मैन्योर और फर्टिलाइजर के थ्रू। मैन्योर क्या होते हैं, नेचुरल खाद होती है। फर्टिलाइजर क्या होती है, केमिकल खाद होती है। ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, इसलिए फार्मर्स इनको केमिकल फर्टिलाइजर और मैन्योर्स को यूज़ करते हैं, और ताकि वो सॉइल की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। मैन्योर के अंदर क्या क्या आता है, प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। केमिकल फर्टिलाइजर का क्या क्या आता है, निट्रेट, यूरिया, फॉस्फेट। नाउ स्टेप इज इरिगेशन। इरिगेशन के अंदर क्या होता है, हम प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए उसको वाटर देते हैं, और फार्मर्स एट अ राइट टाइम विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। अगर हम बहुत ज़्यादा वाटर सप्लाई करेंगे प्लांट को तो उससे क्या होगा, वो प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अगर वाटर रिक्वायरमेंट कम होगी तभी वो प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर देना होता है, प्लांट्स को सप्लाई करना होता है अब प्रॉपर टाइम पे, ताकि वो प्लांट अच्छी तरह हेल्दी क्रॉप्स में टर्न हो सके। क्रॉप प्रोटेक्शन, हमें क्रॉप्स को प्रोटेक्ट भी करना होता है बहुत सारे ग्रेजिंग एनिमल से, पेस्ट से, जैसे ग्रास ऊपर लोकस होते हैं, या फिर बहुत सारी डिसीज़ से। अगर हम चाहते हैं कि प्लांट्स इन सबसे प्रोटेक्ट रहें तो हमें क्या करना होता है, हमें फेंसिंग करनी होती है प्लांट्स के चारों तरफ ग्रेजिंग एनिमल से, जो घास चरते हैं एनिमल, उन सब से बचाने के लिए। बहुत सारे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं ताकि क्रॉप्स के अंदर पेस्ट ना लगे कि, और इसका मतलब होता है कि दवाइयों का छिड़काव करना टाइम टू टाइम, ताकि कीड़ों से या मकोड़ों से बचाने के लिए। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग। कटिंग डाउन ऑफ राइपन क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, आइदर मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ मशीन। जब हमारे क्रॉप्स बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, एकदम पक जाते हैं, तैयार हो जाते हैं बिल्कुल, और उसके बाद हमें से कटिंग करनी होती है उनकी, चाहे तो मैनुअली करें, हाथों से करें, या फिर मशीन की हेल्प से। आपको दिखाई दे रहा है ये मशीन की हेल्प से क्या हो रही है, इसकी कटिंग हो रही है। आफ्टर हार्वेस्टिंग करने के बाद क्या होता है कि हमें सारे के सारे ग्रेन्स को एक साथ तो यूज़ कर नहीं सकते हैं। कुछ ग्रेन्स को हम यूज़ करेंगे और कुछ को हम एक्सपोर्ट कर देंगे, कुछ को हम बचा के भी रखेंगे, ताकि हमारे फ्यूचर में जब भी हमें नीड पड़े तो हमारे लिए वो काम आए। इसी तरीके से हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, तो हमें से मॉइस्चर से या बाहर के टेम्परेचर से अच्छी तरह प्रॉपर टेम्परेचर में से स्टोर करना पड़ता है, और रैट, मोर, बर्ड और इंसेक्ट से बचा के रखना पड़ता है। क्योंकि अगर हम क्रॉप्स को या ग्रेन्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी फ्यूचर नीड पूरी नहीं हो पाएगी। और गुड क्रॉप इज एडेड टू द इकोनॉमी ऑफ द नेशन। एक जो गुड क्रॉप होती है वो नेशन की इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर क्या है, हमारे इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर है, खेती है। बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या होता है कि एग्रीकल्चर से बहुत से लोगों को फ़ायदा भी होता है। ओके क्लास, चैप्टर फिनिश।